Good morning, my dear students. I hope you all are very well. Stay home and stay safe. 10.2.1 टॉपिक है आपका, वो मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था. वो थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, दैट्स वाई आपको इसके अंदर समझ नहीं आएगा बुक के अंदर जैसे आप रीडिंग करते हो वैसे. सो एक बार उसको स्किप कर देते हैं, या तो हम उसे लास्ट में कर लेंगे या मैं आपको बाद में करा दूंगी. ओके, सो हेयर इज द 10.2.2 द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम नोट डाउन कर रहे हैं कि किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का उसके इन्फ्लुएंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम. वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल. हमने फ्री फॉल के अंदर पढ़ा कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, उसके बावजूद जैसे ही कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल, राइट. तो वो जो है वो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है उसके अंदर. ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. देखो, डिपेंडेंट हम किस चीज़ के लिए कहते हैं? उस चीज़ के लिए कहते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है ना. जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ कि टीचर का बिहेवियर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना. मतलब डिपेंड करता है मतलब निर्भर करता है. बट अगर इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट, यानी एक्सेलरेशन जो है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करता है, वो इसके मास के इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. फाइन, दिस मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या फिर होलो हो यानी अंदर से खाली हो या फिर पूरा सॉलिड हो, फॉल एट द सेम रेट पे फॉल करेगा. यानी ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फास्टली जो है गिर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्लोली गिर रहा है. ये आपको थ्योरी जो है वो अलग से समझ आएगी. देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम. इसी बात को प्रूव करने के लिए गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, एक जो टावर है, लीनिंग टावर होता है इटली के अंदर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा नाम है उसका. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ से गिराए नीचे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप जो स्कूल की रूफ है वहाँ पर ऊपर बैठ के और ऊपर से कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट गिराते हो नीचे की तरफ. ठीक है, जैसे आपने एक बॉल गिराई, एक बैट गिरा दिया, एक पेंसिल गिरा दी और एक बैग गिरा दिया. ये नोट डाउन करने के लिए कि ये जो चारों पांचों ऑब्जेक्ट हमने गिराए हैं, क्या ये सेम स्पीड में या फिर सेम टाइम पे जो अर्थ है यानी जो धरती है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहां तक पहुंचते हैं या फिर अलग अलग टाइम पे पहुंचते हैं. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला इसका? तो क्या है उसमें प्रूव हुआ? एज जी इज द कांस्टेंट नियर द अर्थ, कि अर्थ के पास जो जी है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ऑल द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विद एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी. क्या हो रखा है इसके अंदर कि जितनी भी एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन दी गई थी, है ना, जैसे हमने की थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाली जो हमने की थी, जो जितने भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, मतलब ये है कि आपको 3 इक्वेशन आपको कराई गई थी मोशन वाले चैप्टर में. मैंने 3 इक्वेशन कराई थी, वो तीनों इसके ऊपर अप्लाइड होती हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन ए हम वहाँ लेते थे उसकी जगह हम जी लेंगे. ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है, ध्यान से देखिए. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. दो इक्वेशंस थी हमारे पास. ये मैंने जो तीनों इक्वेशंस थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये मैंने आपको बहुत बार रिपीट करा रखी हैं. आई होप आप भूले नहीं होगे, भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, सो 10.10 और 10.11 जो है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको हम एडअप कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। फाइन, मतलब अगर हम इन्हें साथ में रखते हैं तो आप अगर t जो स्क्वायर है वो कट जाएगा और ये आएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ऑलरेडी यू नो दैट, है ना। u जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस है कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम t। अब है आपका टॉपिक 10.3, हम मास के बारे में डिस्कस करते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कि जो इनर्शिया है और जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक दूसरे से रिलेटेबल है। किस तरीके से? वी कैन मेजर द इनर्शिया फ्रॉम इट्स मास और फ्रॉम मास इनर्शिया, ये कह सकते हैं हम। No, how could it be? We have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia, कि इसका जो inertia है किसी भी object का वो उसके mass का measure होता है। How? We have also learned that the greater the mass, the greater is the inertia, मतलब कैसे कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर dependent हैं, कि अगर mass बढ़ेगा उतना ही inertia बढ़ेगा, inertia बढ़ेगा तो mass बढ़ेगा। That's like it remains the same whether the object is on अर्थ, वो दोनों चीज़ें सेम रहती हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो मून और इवन इन आउटर स्पेस, चाहे वो मून पर हो या फिर मून ही हो या फिर किसी भी आउटर स्पेस पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। Thus the mass of an object is constant, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कांस्टेंट रहता है, एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर हम उसे लेकर जाते हैं तो वो चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर रोहतक में किसी चीज़ का वेट 5 किलो है तो आप अपने घर लेकर जाकर देखोगे तो 5 ही किलो होगा, है ना। दूसरा अगर आप दूसरे स्टेट में ले जाकर देखोगे तो वो 5 ही किलो होगा। और कहीं थोड़ी सी जो दूर वाली जगह है, हिली एरियाज है, वहाँ ले जाकर देखोगे वो 5 ही किलो होगा, है ना। देन द मास एंड द वेट, दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। मास एंड वेट आर डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा आप, मैं वेट की बात कर रही हूँ। मास जो है वो अलग चीज़ है, वेट जो है वो अलग चीज़ है। हमने अभी मास के बारे में डिस्कस किया है, इससे नेक्स्ट हम वेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेट क्या होता है। एंड आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल टू यू फॉर वेट ऑफ 5 kg। चलिए देखते हैं वेट क्या होता है। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, है ना। हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी वो हर एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से, जो ये फोर्स है आपका ये डिपेंड करता है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के ऊपर। ठीक है, मास यानी हम कैपिटल एम से उसे डिनोट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है एक पर्टिकुलर फोर्स से। ठीक है, और जो ये फोर्स है वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड हुआ? द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे वेट की डेफिनेशन है जो आपको नोटबुक में लिखनी है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट हम वो कहेंगे कि उसका पर्टिकुलर मास और जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है वो। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, देखिए F इक्वल टू एम ए हमारे पास था ऑब्वियसली, M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन, F इक्वल टू फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह हम हर जगह ये यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज़ से डिनोट होता है? G से, है ना। तो A को रिप्लेस करके हम लगा देंगे F इक्वल टू M इंटू G। फाइन, that's how you can see on the screen, F equal to M into G. The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है, उसे हम कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, W, इट इज डिनोटेड बाय W, सब्सटीट्यूटिंग द सेम इन द इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम फोर्स की जगह W पुट कर देंगे, दैट इज अवर फॉर्मूला। और वी कैन से दैट द डिनोमिनेशन ऑफ एवरीथिंग W इक्वल टू M इंटू G। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक वीडियो को अगर आप 2 बार रिपीट करके देखते हैं, आई डिडंट थिंक सो आपको कोई डाउट रहेगा। सो प्लीज़ repeat the video again and look at the screen carefully.